भी बहुत वो होती है, बहुत टफ होती है, वो समझ नहीं आता है। किसने बोला चाची का लैंग्वेज समझ में नहीं आता बाबू? वो हिंदी, वो उर्दू होती है कि क्या होती है पता नहीं, वो किस टाइप से वो लोग लिखते हैं। हाँ, मतलब तो आपको ये वो कहना है कि चार्टशीट की जो लैंग्वेज है वो पढ़ने में समझ में नहीं आती। हम्म नमस्ते डीके साहब। तो चार्टशीट की लैंग्वेज पढ़ने से पहले क्या आप लोगों ने एफआईआर की स्टडी करी है? एफआईआर देखना होगा, चार्जशीट देखना होगा, माजर देखना होगा, सबके सबके बेसिस पे हम आर्गुमेंट करेंगे। नहीं नहीं, आर्ग्यूमेंट की बात तो कलंदर साहब बाद में आएगी। हमें मैं आपको एग्जामिनेशन आर्ग्यूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे तो भूल जाओ, मैं तो वो क्वेश्चन ही आपसे बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मेरा एग्जामिनेशन स्ट्रीमलाइन जो क्वेश्चन है ना, इज दैट वन थिंग कि अगर आपके पास एफआईआर है, अगर आपके पास चार्जशीट है, उसके बाद आप प्रोसीजर जो फॉलो करते हो, आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन डालते हो। अगर डिस्चार्ज नहीं होता है तो उसके बाद जो चार्ज फ्रेम होता है, उसके बाद जो चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम करने के बाद में ट्रायल कैसे ओपन होता है, वो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। ट्रायल कैसे ओपन होगा? मतलब ठीक है, आज चार्जशीट मेरे पास है, एफआईआर मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, ठीक है। आप एक अक्यूज के लॉयर हो, आप केस को ओपन कैसे करेंगे? मैम, मैं आए? हाँ हाँ हाँ, चार्जशीट जो रहता है हम उस हाँ। पे चेक करेंगे कि अक्यूज का जो मतलब जो विक्टिम अक्यूज, हाँ, कि क्या क्या सेक्शंस लगे हुए हैं उसके अगेंस्ट, व्हाट इज द क्राइम, मतलब जो मतलब उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन किया गया हुआ है वो करेक्ट कस्टडी है, मीन्स ऑल दीज थिंग्स डिटेल्स जो है वो सब हम पढ़ के समझ जाएंगे। समझना क्या है? मैंने आपसे मीन क्वेश्चन क्या पूछा कि एफआईआर रजिस्टर हो गई, बेल आउट हो गए, चार्जशीट आ गई, डिस्चार्ज फाइल किया, नहीं मिला, ट्रायल को ओपन कैसे करेंगे? ये मेरा सिंपल क्वेश्चन है बाबा। जो फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम हो गया ना? चार्ज फ्रेम होने के बाद में आपकी ट्रायल की शुरुआत कैसे होगी? इश्यूज फ्रेम करेंगे ना मैम, किधर आएंगे फैक्ट इश्यूज लेके। बाबा? किसने बोला इधर इश्यूज आएंगे? देर इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर कोई सीपीसी की प्रोविजंस नहीं चल रही, यहाँ पर इश्यूज नहीं होते। क्रिमिनल में चार्ज होता है, चार्ज फ्रेम किया जाता है, इश्यूज नहीं होते बच्चा। डोंट बी अंडर दैट मिसकॉन्सेप्शन ऑफ अ लॉ। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरा ओपनिंग पॉइंट ही यहाँ पर है कि आपको मैंने ऐसे बोल के बताया। अगर समझो कि आपको अरेस्ट करने के बाद में आपको बेल आउट हो जाते हो, बेल होने के बाद में आपकी चार्जशीट आती है, चार्जशीट के बाद आप फिर बेल देते हो, बेल होने के बाद आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करते हो, डिस्चार्ज नहीं होता है, डिस्चार्ज होने के बाद में आपका चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम होने के बाद में ट्रायल स्टार्ट कैसे होता है? सिंपल क्वेश्चन। सोनिया मैम इज देयर इन द क्लास? शी इज कम और नो? आई थिंक शी इज देयर। यस। मैम, विटनेस को बुलाया जाता है क्या? हेलो कौन से पीयू। विटनेस को बुलाया जाएगा, आप मुझे पीयू बताओ मैम। ना। हाँ, यस यस सोनिया हेलो मैम। सोनिया मैम, आई मैम, क्वेश्चन दिस गुड टू इवनिंग एवरीवन। गुड मैम। इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम, आपकी आवाज बीच में बिल्कुल कट रही है। आई डोंट नो मेरे साथ हो रहा है, सब हो रहा है, बट एकदम ब्लैंक जा रही है आपकी आवाज। अब आ रही है लेकिन? अभी आ रही है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे ये बताओ कि जब ट्रायल स्टार्ट कैसे होगा चार्ज के बाद? केस ओपन कैसे होगा? विटनेस को बुलाए जाएंगे, विटनेसेस को। हेलो। हाँ, माजर मैम, इसमें पहले तो ट्रायल की डेट सेट होगी ना। यही तो पॉइंट्स है ना जो मालूम ही नहीं है हम लोगों को, और हम अपने आप को क्रिमिनल लॉयर्स बुलाने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट योर द प्रॉब्लम इज, नो? दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू आस्क ईच वन ऑफ यू ऑल कि मुझे बताओ ट्रायल की शुरुआत कैसे होती है। द्वारा सम्मन भेजे जाएंगे, नोटिस। समन भेजे जाएंगे? किसको समन भेजे जाएंगे? जो एक्यूज्ड रहेगा उसको। अक्यूज को समन क्यों भेजा जाएगा बाबा? सच अ रॉन्ग इम्प्रेशन वेयर वी आर, नो? वी आर इनटू अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन। ये कोई प्राइवेट केस नहीं चल रहा है ना,
ये स्टेट केस चल रहा है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट केस एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेट केस. ओके, प्राइवेट केस में हम क्या करते हैं? प्राइवेट केस में हम क्या करते हैं? कंप्लेंट फाइल करते हैं, वेरिफिकेशन होती है, एविडेंस होता है, उसके बाद में अक्यूज को सम्मन भेजा जाता है, अक्यूज को बुलाया जाता है, उसके बाद में क्या होता है? अक्यूज अपना बेल देता है. अगर बेल नहीं दे पाता है, प्लीज ऑफ योर माइक, सो इट्स सो डिस्टर्बेंस. Full, हाँ, full disturbance. actually there's lot of disturbance. I am unable to even make you all understand the concept here. तो मैं आप लोगों को ना पहले तो ये सिखा दूं, ठीक है? चार्जशीट में जाने से पहले, चार्जशीट को रीड करने से पहले आपको एज अ लॉयर शुरू किधर से करने का होता है, ठीक है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंप्लेंट एंड अ स्टेट केस. सुन के ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रही हूं मैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड स्टेट. प्राइवेट को ओपन कैसे करते हैं? यू फाइल अ प्राइवेट कंप्लेंट, ठीक है? कंप्लेंट फाइल करने के बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कोर्ट क्या करती है? कोर्ट पुट करती है पुट अप फॉर वेरिफिकेशन का ऑर्डर. ओके, द सेकेंड स्टेप, कोर्ट क्या करती है? पुट अप फॉर वेरिफिकेशन. उसके बाद आप क्या करते हो? वेरिफिकेशन एफिडेविट फाइल करते हो, और आप क्या करते हो? कंप्लेनेंट को बुलाकर विटनेस बॉक्स में उसको वेरिफिकेशन की पूरी स्टोरी बताना पड़ता है. वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है जहां कंप्लेंट में गलतियां हुई है आपके, आप उसको कवर करते हैं वेरिफिकेशन के अंदर. उसके बाद का स्टेप बताती हूँ. जैसे आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस खत्म होता है, उसके बाद में जो लॉयर होता है उसे आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है. किस चीज का? इशू प्रोसेस का, ठीक है? इशू प्रोसेस का मतलब ये होता है केस बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है? अगर आपको कोर्ट इशू प्रोसेस अलाउ करता है, दैट मींस क्रिमिनल साइड में आपके केस को एडमिशन मिलती है. एक पॉइंट. उसके बाद क्या होता है? इशू प्रोसेस होने के बाद में अक्यूज को समन्स भेजा जाता है, ठीक है? अक्यूज क्या करता है, जिसे हम आरोपी कहते हैं, अपराधी कहते हैं, वो क्या करता है? वो कोर्ट में बेल देने को आता है, ठीक है? ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑफेंस, ये भी बोल रही हूं मैं, ठीक है? बेल अगर उसके पास नहीं है, जिसे हम कहते हैं श्योरिटी. श्योरिटी कौन होता है? जिसे हम गारंटर कहते हैं. और ये गारंटर क्या करता है? कंप्लेनेंट सॉरी अक्यूज को कोर्ट से छुड़ाने का काम करता है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात. उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जैसे अक्यूज बेल का जो प्रोविजन है वो खत्म करता है, ठीक है? जिसमें वो बेल बॉन्ड के सारे पेपर्स फिल आउट करता है. बेल होने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है, एविडेंस, ठीक है? वो कौन देगा? कंप्लेनेंट देगा. उसके बाद में क्या होता है? कंप्लेनेंट का जो एडवोकेट है वो चीफ लेता है. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता रही हूँ, सुन के लो. चीफ लेने के बाद में क्या होगा? उस चीफ में सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट करवाया जाता है, ठीक है? आप बोलोगे मैम मियर एग्जिबिटिंग द डॉक्यूमेंट डज नॉट प्रूव, तो एविडेंस का बाद में दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है? वो बात यहां नहीं. प्रोसीजर वाइज में आगे क्या होगा? एविडेंस स्टार्ट, ठीक है? जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट किया जाएगा, एग्जिबिट का मतलब होता है नंबरिंग द डॉक्यूमेंट्स, ओके? जो चीफ में लिया जाएगा. उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में द नेक्स्ट प्रोसीजर वुड बी कि जो अक्यूज्ड का लॉयर होगा वो कंप्लेनेंट का क्रॉस लेगा, ठीक है? इतना तक क्लियर. उसके बाद क्या होगा? जो कंप्लेनेंट है
उसके जो विटनेसेस है उनका चीफ होगा, उनका क्रॉस होगा। ओके, समझ के लेना, मैं फिर बोल रही हूं। उसके बाद क्या होगा कि उनका जो स्टेटमेंट होने के बाद में एविडेंस को क्लोज किया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट, जो करेगा कंप्लेनेंट का लॉयर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो अक्यूज होगा उसको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया जाएगा। ठीक है, जिसे हम 313 की स्टेटमेंट बोलते हैं, 313 स्टेटमेंट। अक्यूज एंटर्स द विटनेस बॉक्स। ठीक है, उस स्टेटमेंट में ये अक्यूज की मर्जी होती है उसे क्या बोलना है, उसे क्या एडमिट करना है, या वहां पे शट योर माउथ करके भी वो खड़े रह के भी उस बॉक्स से उतर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है डिफेंस एविडेंस। डिफेंस को अगर अपना कोई भी विटनेस लेना है तो वो डिफेंस अपनी विटनेस लिस्ट को प्रोवाइड करेगा। फिर डिफेंस विटनेसेस के चीफ होंगे और जो क्रॉस करेगा वो होगा कंप्लेनेंट का लॉयर। यानी अक्यूज्ड को यहां से कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट का यहां से अक्यूज्ड। ठीक है, यानी मैं आपको सिंपल शब्दों में बताती हूं कि जो अक्यूज्ड का लॉयर होगा वो कंप्लेनेंट को क्रॉस करेगा। कंप्लेनेंट के जो भी विटनेसेस है, जैसे प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, प्रोसिक्यूशन विटनेस 2, जो भी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस होते हैं उन्हें क्रॉस करेगा। और जो अक्यूज के विटनेसेस होंगे, जैसे हम डिफेंस विटनेस कहते हैं, उसे क्रॉस करेगा कंप्लेनेंट का लॉयर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो डिफेंस एविडेंसेस लिए गए हैं, अगर उस लॉयर को क्लोज करना है तो वो अपना पार्ट ऑफ एविडेंस क्लोज करेगा। ओके, जैसे ही उसका क्लोज हो जाता है उसके बाद में क्या होगा, आर्ग्यूमेंट। ओके, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर द आर्ग्यूमेंट द जजमेंट कम्स बिफोर यू। ये है प्राइवेट कंप्लेंट का स्लॉट। समझ में आया, समझ में आया, ये था प्राइवेट कंप्लेंट। ठीक है, अब स्टेट केस में क्या डिफरेंस होता है, जिन्होंने इसको लिखा होगा आई वुड से कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, बिकॉज ये कूलिंग पॉइंट है। यहां पे अगर आप नहीं समझे तो आगे जो स्टेट केस की तरफ लेके जाऊंगी, तो स्टेट केस में करने से पहले करना क्या होता है, पहले वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टेट केस को लेकर एफआईआर जो होती है, हीनियस क्राइम में तो ऐसे ही एफआईआर हो जाती है, मर्डर एफआईआर, रेप फटाफट मर्डर, या जो भी एफआईआर हो जाती है वो फटाफट हो जाती है। आप चले जाते हो पुलिस स्टेशन में, पुलिस क्या करती है, एफआईआर रजिस्टर कर लेती है। लेकिन ऐसे ऑफेंसेस है जहां पर समझो एफआईआर से पहले एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। ठीक है, बिफोर द पुलिस ऑफिसर रजिस्टरिंग द एफआईआर, उससे पहले स्टेट केस का प्रोसीजर क्या होता है मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं। बिफोर दैट, उससे पहले मैं शुरू करूं स्टेट केस, क्या आप लोगों को प्राइवेट केस का स्टार्ट कैसे होता है, एंड कैसे होता है, क्या होता है बीच में, समझ में आया क्या? If you give me a thumbs up, I will definitely understand कि आपको प्राइवेट कंप्लेन कैसे फाइल की जाती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, आप सभी को समझा। प्लीज हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग कि आपको प्राइवेट कंप्लेन के बारे में जो सीनियरों मैंने आपको बताया, केस कैसे स्टार्ट होता है और जजमेंट तक कैसे पहुंचता है, जो मैंने आपको वेरियस स्टेजेस बताए, वो समझ में आए क्या? Okay. If you all give me a thumbs up also, I will understand that yes, the concept is very clear to you all.
अगर मैं रैंडमली आप में से किसी से भी क्वेश्चन पूछती हूँ तो इज दैट क्लियर कि मैं आप लोगों को पूछूं, आप रिप्लाई कर पाएंगे मुझे? चलो ठीक है। राजेश, अपना माइक ऑन करो। यस मैडम। राजेश, क्या आपको प्राइवेट कंप्लेंट कैसे फाइल करते हैं ये समझ में आया? यस मैडम। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये आपसे है, बिफोर मैं आपको स्टेट केस की तरफ लेके जाऊं और उसका प्रोसीजर बताऊं और मैं आपको ये बताऊं, तो मुझे आप बताओ कि प्राइवेट कंप्लेंट जब हम फाइल करते हैं तो क्या हमें पुलिस को इस बात की जानकारी देनी पड़ती है क्या? यस मैडम, पहली कंप्लेंट पुलिस स्टेशन को देनी पड़ती और दूसरी हाँ, कंप्लेंट ऊपर जो ऑफिसर रहेगा ऊपर ऊपर का देना पड़े उसको। अगर कोई ऊपर कार्रवाई की, उसमें नहीं होगी, ऊपर का सीपी कौन सा कंप्लेंट? मतलब ऐसे मत बोलो सीपी सीपी राजेश। वगैरह रहेगा कि वहाँ एसपी रहेगा मैडम, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर वगैरह, उनको 2 कॉपी लगाकर हम जाएंगे कोर्ट में मैडम 156(3) के तहत। कौन सा 156(3)? किसने कहा अभी 156(3) होता है? मैंने उस दिन आपको कौन सा सेक्शन पढ़ाया था? 175 मैडम। फिर हम उसको 156(3) अब क्यों बोल रहे हैं? 175 का 3 बोलोगे ना? हाँ मैडम। हाँ हाँ, नहीं देना पड़ता। किसने बोला भाई? अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करके आते तो 175(3) में आपको स्टैंड भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, प्राइवेट कंप्लेन ऐसे नहीं की जाती है। मैं 138 की प्रोसीडिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ कि जिसमें आप नोटिस दे दो और आप वो नोटिस पीरियड को खत्म करो। No, even if you all don't reply also, just give me a thumbs up that yes, okay, fine, that's enough for me. The concept what I'm trying to explain is getting, बस मेरे को उतना ही जानना है, ज्यादा कुछ नहीं। सोनिया मैम, प्लीज कैन यू ऑन योर Yes, माइक? इज द कॉन्सेप्ट ma'am. क्लियर? नो, प्राइवेट कंप्लेन हम कैसे फाइल करते Yes, हैं? yes, ईच ma'am. स्टेज आई हैव Absolutely क्रॉस्ड, clear. ईच स्टेज आई हैव क्रॉस्ड कि Yes, हम क्या ma'am. करते हैं। हाँ, Yes, चलो ma'am. अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे बताओ कि चार्जशीट के चार्ज फ्रेम होने के बाद में केस का ओपन कैसे होता है, ट्रायल स्टार्ट कैसे होता है? बिफोर गोइंग हियर। चीफ होता है मैम पहले। नहीं नहीं, किसका चीफ होता है? मेरा क्वेश्चन क्या है, ट्रायल ओपन कैसे होता है? यार मैंने तुमको प्राइवेट कंप्लेन A to Z बताया, यहाँ से शुरू यस होता है, यहाँ पे खत्म होता है। मैम। तो यहाँ पे मुझे आप बताओ ना, मैंने तो आपको इसके लिए पूरा प्राइवेट कंप्लेन का पूरा जो स्टार्ट टू एंड है वो बताया। तो मुझे आप बताओ ना कि जब चार्जशीट आती है, ऑल अक्यूज आर समन्स, क्या अक्यूज को समन्स भेजा जाता है क्या? नो मैम। Ma'am, accused already police state case है ma'am. हाँ, स्टेट केस में समन्स क्यों भेजेंगे बाबा? नहीं समझ नहीं, करो आवाज अगर बहुत कट है। मतलब डिपेंडिंग ऑन द टाइम आपने पहले ही बोला है तो he has to remain present, complainant sorry, accused to remain present on every date. मैम आवाज बहुत हो रही है, चलो बाइफरकेट मैं हो ही रही है। बताती हूँ, सोनिया मैम की आवाज कट रही है। ठीक है, सुनो मेरी बात। अब अगर हम स्टेट केस की बात करते हैं, स्टेट केस का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है FIR। ठीक है, जैसे हेलो डिलेइंग FIR आल्सो। यस मैडम। यस 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 यस। मैडम एक बार मेरे को ये बता दीजिए, आफ्टर चार्जशीट के बाद हम ट्रायल कैसे ओपन करते हैं? मैं दरअसल उस टाइम मैं लाइन पर नहीं था, मीटिंग में नहीं मैंने था। एक मैंने बार पूरा प्राइवेट कंप्लेन को लेकर एक्सप्लेन किया, मैं आ रही हूँ। मैंने ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा कि ट्रायल ओपन कैसे होता है, किसी ने भी अभी तक जी जी मुझे, जी। इतने हाँ सारे जने यहाँ पे बैठे हैं, नोबडी इज द वन हु हैज आंसर्ड मी कि ट्रायल मैम ऐसे शुरू होता है। मैंने प्राइवेट कंप्लेन को लेकर स्टार्ट टू एंड बता दिया कि आपकी कंप्लेन ऐसे ऐसे जाएगी, उसमें जो भी हमारा प्रोसीजर होता है, मैं आपको हाँ जजमेंट तक लेके गई हूँ। जी मैडम। बट मैडम मैं ये सुन नहीं पाया, जो मैं उस टाइम नहीं था लाइन पर, जो आपने बताया आफ्टर चार्जशीट व्हेन वी ट्रायल इज ओपन नाउ। हाँ, तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन नाउ। इन्वेस्टिगेशन से बताया ना आपने? नहीं जी नहीं, मैं अभी शुरू कर रही हूँ स्टेट केस को लेकर। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेट केस। ओके, अब स्टेट केस शुरू कैसे होगा? पहली बात, ठीक है, पहले होगी FIR। ठीक है, हेलो, जहां पर हाँ जी, नमस्ते।
रीना मैम, आपका माइक ऑन रह गया है और आप फोन पे बात कर रहे हो, प्लीज ऑफ इट। मैम आपकी हाँ आवाज नहीं आ रही पीयू मैम। पीयू मैम, अरे देर आर लॉन्ग गैप्स ऑफ साइलेंस। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या मैम? आ रही है, मेरी आवाज जा मैम, रही है क्या, हेलो। मुझे बताओ। मैम की बात तो इज सबको आ रही है लिसनिंग क्लियरफुली, बट योर वॉइस इज नॉट properly heard and you're bifurcated on that. सोनिया मैम, आपका आवाज जा रहा है इनफैक्ट। आप है मैम मैं सोनिया बाहर मैम? जाती हूँ। ठीक है मैम। आप क्या करो, वापस से आओ। ओके, चलो, विल वेट 1 minute फॉर हर, लेट हर कम। जितने मैम मैं आपको वो जवाब दे दूं जो आपने मैम क्वेश्चन पूछा था मैम। नहीं नहीं, एक एक मिनट, मैं आप सभी से पूछती हूँ, अगर ऐसी बात है मैं सभी से पूछती हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। चलो, यस आप मैम। क्या बताना। हाँ चलो सोनिया मैम, मेरा ये क्वेश्चन था आप सभी से कि ट्रायल ओपन कैसे होता है चार्जशीट के चार्ज के बाद, आफ्टर द चार्ज इज फ्रेम, ट्रायल ओपन कैसे होता है? Ma'am, with reading of these documents via questioning the IO. तो हमारी क्रॉस जो स्टार्ट होती है वो आयो से होती है, फर्स्ट आयो को लिया जाता है। मैम FIR से स्टार्ट होगी ना? नहीं, FIR हो गई, चार्जशीट आने के बाद चार्ज भी फ्रेम हो गया, आपका ट्रायल ओपन कैसे होगा? मेरा सिंपल क्वेश्चन है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ऐसे दूसरा कुछ पूछ रही हूँ, पता है, आई एम नॉट आस्किंग आउट ऑफ द वे, हाउ द ट्रायल गेट्स ओपन। मैम वो प्रोसिक्यूशन इसमें कहते विटनेस हैं मैम से इसको परीक्षण प्रत्येक जो भी एविडेंस जो भी है पर्सन उस केस से रिलेटेड उनकी लिस्ट दी जाएगी और उन सबको कोर्ट के सामने बुला के उनके बयान इंट्रो कराया जाता है कि मतलब कि ये है ऐसा कुछ। ऐसा कुछ मतलब? मैडम मतलब ऐसा समझ ही है। बेचकर जो पंचनामा है, पंच उनको बुलाते पहले पहले किसको बुलाते हैं? वही तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि हम जब स्टार्ट करते हैं स्टेट केस में, पहले हम बुलाते किसको है? जो पंच रहते मैडम, पंचनामा पर जो इसकी साइन रहती है उनको बुलाते पहले समझ ओके, बेचकर। पहले पंचनामा से जो करते हैं, हाँ, उनको बुलाते हैं, ठीक है, कोर्ट की तरफ से उनको नोटिस जाता है ना, ठीक है, तो पहले पंचास को बुलाया जाता है। चलो मैं यहाँ से शुरू कर देती हूँ। FIR होती है, मैडम, पंचायत में किस तरीके से बुलाया जाता है मैडम? पंचायत से नहीं बुलाया जाता है। पंचनामे मैडम। पंचनामा क्या होता है आपको पता है? व्हाट इज अ पंचनामा? पंच कौन होते हैं? मैं जहाँ पर जो भी घटना होती है ना मैम उनके जो वहाँ के जो एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं और जो विटनेस होते हैं उनको बुलाया जाता है। ओके, नाउ हियर आई कम। चलो आप लोग सब कंफ्यूज ही मत हो, ज्यादा अपने दिमाग को जोर मत लगाओ मेरे होते हुए। चलो मैं आपको बता देती हूँ हाउ इज विटनेस कॉल्ड और इनका प्रोसीजर होता क्या है, ठीक है। FIR हो गई, FIR होने के बाद में बेल आउट हो गया, अक्यूज तो गया घर। अब चार्जशीट आई, चार्जशीट के बाद में अक्यूज को बुलाया जाता है, अक्यूज को कहा जाता है बेल देने के लिए। अक्यूज साहब जो होते हैं वो बेल देते हैं, उसके बाद में उन्हें चार्जशीट दी जाती है। चार्जशीट होने के बाद में अक्यूज को एक रेमेडी होती है कि अगर उसे बचना है या उसके पास में कुछ ऐसे सबूत है जिसे हम एविडेंस कहते हैं, वो सारे के सारे वो कोर्ट में लेके आ सकते हैं, ठीक है, और उसको लेकर डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करते हैं, ठीक है। अगर डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करते समय कंप्लेनेंट को लगता है कि कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है, तो कंप्लेनेंट जो है, जिसे हम फिरियादी कहते हैं, जिसे हम विक्टिम कहते हैं, जिसे हम इंफॉर्मेंट कहते हैं, वो री इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन देता है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा अगर डिस्चार्ज एप्लीकेशन अलाउ नहीं होता है तो हम उसको लेकर शट योर माउथ करेंगे क्या? नहीं ना,
यहाँ पर अगर आपको ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज नहीं दिया तो आप ऊपर वाली कोर्ट में नहीं जाओगे क्या? अपर कोर्ट के पास में डिस्चार्ज एप्लीकेशन को लेकर आप नहीं जाओगे क्या? वहीं का वहीं ओके। लेकिन मैं आपको एक और बता देती हूँ, अगर आपको आपका चार्ज फ्रेम हो जाता है ना चार्ज, तो उसके बाद आप कॉशिंग में नहीं जा सकते। एफआईआर की कॉशिंग नहीं करवाई जा सकती अगर आपका चार्ज फ्रेम हो जाता है तो। ठीक है, ठीक है। यानी आपकी चार्जशीट आने से पहले हम लोगों को एफआईआर कॉशिंग में जाना होता है क्या? क्या मैं ये कह रही हूं क्या? मैं ये भी कह रही हूं कि चार्जशीट आने तक भी आप एफआईआर की कॉशिंग में जा सकते हैं, लेकिन मैडम चार्ज अभी फ्रेम होने के हेलो बाद आप एफआईआर की कॉशिंग में नहीं जा सकते। मैडम, एक चीज बताइए मैम। हाँ, हेलो मैडम, अभी ये हुआ था कि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोई डिसीजन आया था, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि इसमें अगर चार्जशीट आपकी फ्रेम नहीं हुई है तो आप क्वेश्चन में नहीं जा सकते। चार्जशीट नहीं आई है तो हम लोग कॉशिंग में नहीं जा सकते। नहीं, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक डिसीजन था, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी, हाल हाल फिलहाल का, ये 24 का ही है। नहीं मैडम, जा सकते मैडम, चार्जशीट ऐसा का और नहीं इसका होता, कुछ एफआईआर का। ऐसा नहीं होता। मैं मैम आपको उन्होंने क्लियर कट उन्होंने एफआईआर रिजेक्ट कर दी ग्राउंड पे कि अभी तक एफआईआर आपकी चार्जशीट अभी नहीं आई, तो इस ग्राउंड पे उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया उसको कि आपको मैं बता दूं कि एफआईआर होने के बाद में हम लोग उसी समय भी एफआईआर को लेकर कॉशिंग में चले जाते हैं। बट मैडम उन्होंने रिजेक्ट की उन्होंने एप्लीकेबल तो उनकी जो देखो मैं कैसिंग आपको एप्लीकेशन। ऐसे भी बताऊंगी। आपका नाम क्या है? मैडम एडवोकेट सचिन राणा बात कर रहा हूँ मेरठ से। अच्छा, सचिन जी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, पंजाब जी एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जी कुछ ऐसे अभी का मैं बात बताती हूँ आप लोगों को, ओके। जी कुछ ऐसे उन्होंने जजमेंट्स पास किए हैं, ऐसे हम्म कुछ जो जजमेंट्स दिए हैं, उन सब हम्म चीजों को लेकर आज उन्होंने ये बोल दिया कि हमारी जो जजमेंट्स होती है, हमारी जो डिक्रीज होती है, दैट हम्म, उसको शो नहीं किया जाएगा। ठीक है, जी एक जी बात मैं बता रही हूँ आपको। अब जी ये प्रोसीजर एस्पेक्ट है, ठीक है। हम्म अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में लोग दौड़े दौड़े चले गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर यहाँ पर जो जजमेंट आती है तो जो लॉयर है सिर्फ उसको पता चलेगा, दूसरे लोगों को कैसे नहीं पता होना चाहिए कि ऐसी कोई जजमेंट आई है। हम्म ठीक है, तो अगर आप हम्म पंजाब एंड हरियाणा की वो जजमेंट्स के बारे में आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा की जो चीजें हो रही है, जो हाई कोर्ट वहां पे जजमेंट प्रोनाउंस कर रही है, उनके अगेंस्ट है। अगर वो वहां से ये जजमेंट आई है कि अगर चार्जशीट आने के बाद नहीं आई है तो हम एफआईआर कॉशिंग में नहीं जा सकते, तो हम एफआईआर कॉशिंग में जाएंगे कब? सिंपल बात मुझे बताओ, अगर आपके ऊपर एफआईआर होती है, ठीक है, तो अगर आपके ऊपर झूठी एफआईआर हुई है तो क्या हम चार्जशीट के आने का वेट करेंगे? इसके पहले तो हम 169 की रिपोर्ट भी ले सकते हैं ना, जी बिफोर मैडम चार्जशीट जी एंट्री होती है तो हम तो जी 169 की रिपोर्ट भी ले सकते हैं। तो हम उसका कैसे वेट करेंगे? आप मुझे बताओ, सिंपल बात बताओ, लॉजिकल बात बताओ। चलो हम लोग अगर ऑन द ड्यू प्रोसेस, हम लॉ में नहीं घुसते हुए, मैं आपसे ये प्रश्न पूछती हूँ। जी मैडम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट मैडम मैं भी उसको, जो उन्होंने जजमेंट हो, मैं भी उससे कंफ्यूज हूं। मैंने कहा उन्होंने साहब ने ये जजमेंट करा कैसे कि बिना चार्जशीट आए हुए, मतलब उन्होंने कहा कि पहले चार्जशीट आएगी उसके बाद ही आप हमारे पास कैचिंग में आएंगे। अरे ऐसे नहीं होता बाबा, ऐसे नहीं होता। अगर वो पता नहीं कह क्या रहे हैं तो मैंने तो जी आपसे जहाँ ये तक भी कह दिया कि अभी तो जो बीएनएस का नया 63 सेक्शन है, 69, उसके अंदर भी उन्होंने अभी बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं। वैसे तो जी देखो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम फॉलो होता है, जितनी जी जजमेंट्स उनको देनी चाहिए आज दिन का वो जजमेंट्स तो दे नहीं पा रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं हम्म कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, आप ये भी देखते होंगे। तो जी उसमें से जो मैं आपसे कहूंगी कि देखो जो लॉ है ना, वो बहुत हम्म डीप है स्टडी करने के लिए। हम ऊपरी बातों को जानते हुए ना उस बात पे अगर ना आए ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जी आप अगर उन्होंने ऐसा कोई जजमेंट पास किया है तो प्लीज आप जी मुझे वो जजमेंट बताइए, लेट मी रीड, और उसके बाद आई विल पास एनी कमेंट। ओके, मैम बिल्कुल बिल्कुल शुक्र मैडम। आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है? मैं आपको आप है ना, मेरा ग्रुप है,
राजेश हमारा ग्रुप शेयर कर देगा, मेरी क्लासेस रेगुलर होते हैं, आप इस जी। ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको पता चल जाएगा। ओके ओके मैडम। मैम हाँ डिस्चार्ज पिटीशन 239 में जाता है मैम, और यस अगर अपना स्टेट वाला है, सॉरी ये अपना यस प्राइवेट है, जो देखो दोनों मैं आपको बता दूं कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो होता है, ट्रायल का जो सेक्शन है वो अलग है, सेशन का जो सेक्शन है वो अलग है। ठीक मैं वो आपको अलग है क्लियर कट बिल्कुल बता देती हूँ, मैम। एक ठीक है 245 है, और जो बीच में अपन आफ्टर ट्रायल जब भुगत रहे होते हैं और जब अपन को ऐसा लगता है कि यार हमारे पास में वो सब एविडेंस है, तो अपन 227 पे भी जा सकते हैं मैम, जो ट्रायल कोर्ट का है। 482 यस में अपन मैम कभी भी जा सकते हैं मैम, क्योंकि ये यस यस जजमेंट मैंने पढ़ा है मैम। हाँ हाँ और अगर 482 के वहाँ अंदर 482 भी हाईकोर्ट अगर के डिस्चार्ज पास अगर नहीं इनहेरेंट मिलता है मैम, पावर्स है। तो मैम अपन फिर 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाँ यस 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 है ना देखिए मैम। ये तो लेकिन प्रोसीजर है ना, इसीलिए तो मैं आपको क्या किया ललित जी, कि मैंने जो प्रोसीजर स्टार्ट किया ना वो नीचे लेवल से स्टार्ट किया मैंने, मतलब मैंने जी आपको ग्राउंड लेवल से उठाया कि आपको जी स्टडी करना है ना तो आप ऐसे स्टडी करें। मैंने आपको ग्राउंड लेवल से बताया कि अगर हमको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास करना है तो कैसे। मैं आ रही थी आपको सेशन के पास लेके, मैं आ रही हूँ आपको हाई कोर्ट के पास लेके, मैं आ रही हूँ आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास लेके, चिंता मत करिए आप, यहां पर आप सब सीखेंगे। अगर हम सुरक्षा संहिता पढ़ रहे हैं ना तो आपको इक्विवेलेंट पूरा प्रोसीजर मालूमात होना चाहिए, वरना ये जो आपने मैसेज किया है ना कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है भाई। नहीं मैम, तो, मैंने तो इसलिए वो डाला एकदम कि सही बात है, अ, वो एकदम ये है सही ना बात कि है। मैंने खुद ने पढ़े हैं जजमेंट, जिसके अंदर आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन क्या है जो सरकारी वकील है मैम वो ऑब्जेक्शन उठाता है कि श्रीमान अभी ट्रायल चल रहा है तो आप अभी इस पे किसी कोई डिसीजन नहीं ले सकते। मैंने बहुत देखिए 482 के जजमेंट आपको पढ़े मैं हैं मैम। एक बात बता देती हूँ, आप मुझे बोलो कि अगर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अक्यूज जाता है तो श्रीमान जी, अगर आप एंटीसिपेटरी बेल अक्यूज जाता है तो कंप्लेनेंट अपना प्राइवेट जो एडवोकेट लगाकर उसको कहीं ना कहीं रुका सकता है क्या? रुकवा बताओ सकता है मैम, रुकवा सकता है। कौन से सेक्शन में बताओ, मैम आपका रुका सेक्शन क्वेश्चन सकता समझ है नहीं आया। ये बोल देना ना, बहुत इजी है। ठीक है चलो मैं ये भी मानती हूँ रुका सकते हैं, चलो आपको मैंने ये भी कह दिया, यस रुका सकते हैं, आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन मेरा ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपसे, कौन से प्रोविजन के अंदर? मालूम है, प्रोविजन नहीं मालूम है, क्या नहीं करोगे? पता, नहीं पता, हम्म नहीं क्या पता, क्या नहीं पता मैम, प्रोविजन नहीं पता। प्रोविजन नहीं पता है? क्योंकि मैंने ये नहीं कह दिया कि 100% कर सकते हैं, इसीलिए आपने कहा कि प्रोविजन नहीं पता, ऐसी बात नहीं हो रही नहीं, है बस क्या? नहीं नहीं नहीं, जैसे ऑब्जेक्शन के लिए तो खड़े होते हैं, जैसे अगर पीपी तो मिलता ही ऐसे है कंप्लेंट। मैं आपसे ये कह रही हूँ रीना जी कि ऑब्जेक्शन के लिए खड़े होते हैं, आप जो कह रहे हैं एंटीसिपेटरी बेल में ऑब्जेक्शन के लिए जो कंप्लेनेंट का लॉयर, मतलब पर्सनल लॉयर आके आप जो बोल रहे हो ना खड़े रहते हैं, तो वहां पर जो होता है ना प्रोसिक्यूशन का पीपी खड़ा होता है ना, पब्लिक जी प्रोसिक्यूटर जी खड़ा होता है। तो क्या मेरा जी ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके पास था कि प्राइवेट कंप्लेन होने, सॉरी प्राइवेट एडवोकेट जो है, क्या प्राइवेट एडवोकेट उस चीज में आकर अपना वकील पत्र डालकर उसमें ऑब्जेक्शन ले सकता है क्या? सिंपल सिंपल क्वेश्चन बताओ, एंटीसिपेटरी बेल हो रही है, अक्यूज वो तो एंटीसिपेटरी बेल की पूरी तैयारी करके बैठा है, वहां जी पर पीपी साहब है जो उसको ऑब्जेक्ट जो कर रहे हैं, सब चीजें कर जी रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है जी ना कि एंटीसिपेटरी बेल में इंटरम होता है, फाइनल होता है, हाँ उसमें हाँ IO2 से किया जाता है, PP2 से किया जी जाता है, इतना तो पता ही होगा IO2 से क्या होता जी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मंगवाती है कोर्ट की, उससे भाई तू हाँ बता इसमें क्या रिपोर्ट, है ना। हाँ लेकिन रिपोर्ट मैं मंगाई आपको जाती चलो है। एक बात बता देती हूँ कि मेरे ऐसे केसेस में मैंने क्या किया है, कि अगर एंटीसिपेटरी बेल होती है तो मैं आपको बता दूं कि एंटीसिपेटरी बेल के अंदर मैंने पर्सनली क्या किया है, मैं खुद के बारे में जी बता रही हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडीज एग्जांपल हियर, ओके। एंटीसिपेटरी बेल के अंदर मैंने एज अ प्राइवेट कंप्लेनेंट को ऑब्जेक्शन ये किया है, जिसमें मैंने खुद आर्ग्यू किया है कोर्ट के सामने, ठीक है। IO2 से करने के बाद में आयो ने अपना से नहीं देते हुए वहां पर एडजमेंट एप्लीकेशन दिया, मैंने एक रूलिंग उठा के दिखा दिया कोर्ट को कि अगर आयो टाइम किल कर रहा है तो मुझे इंटरम प्रोटेक्शन का फुल राइट है। मैं मेरे केस की बात बता रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबॉडी एल्स हियर, ठीक जी है।
मैंने सेशन कोर्ट में ऐसा ही किया है। बिल्कुल मैम। और सेशन कोर्ट ने इस बात को मेरे को कहीं ना कहीं मुझे ये देखते हुए कि इतना स्पोर्टिवली ये बोल रही है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने उस जजमेंट को दिया, वो जज ने उस जजमेंट को मेरे ऑर्डर में रेफर करते हुए ये चीज कही कि अगर आयो जो है वो टाइम पर अपना से नहीं लेके आता है, इंस्टेड ऑफ विच आयो इज टेकिंग और किलिंग द टाइम फॉर विच द अक्यूज इज सपोज टू सफर, और जो अक्यूज है उसके वजह से उसको इंटरम नहीं दी जाएगी और पुलिस जो है उसको कभी भी अरेस्ट कर सकती है। तो इस ग्राउंड पर मुझे इंटरम दिया गया था, ठीक है, विदाउट टेकिंग द प्रोटोकॉल फ्रॉम द आयो से। उसके बाद में आयो ने अपना से दिया था बिफोर द फाइनल रीचेस। मैं इंटरम तो ऐसे ही मतलब खाली खाली बैठे बैठे मैं खा गई, ठीक है, विदाउट गोइंग इनटू द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। मैंने यहाँ पर इंटरम ले लिया, उसके बाद में आयो का से आया, उसके साथ में मैंने पीपी का से जो है प्रॉपर से लेते हुए वहां पर देखो ऑब्वियसली जो पीपी होगा वहां पर उस चीज को तो आपको कॉम्प्लिकेट करके ही देगा, ऑब्जेक्शन तो लेगा ही लेगा ना, उसका वो काम है, उसकी वो ड्यूटी है। आपको उसका काम क्या करना है, उसके ऊपर नहीं ये करते हुए यू हैव टू स्टिक टू योर ओन दिस थिंग। और उसके बाद में मैंने अक्यूज को बेल आउट भी कराया है और फाइनल भी करवाया है। यहाँ मैं अक्यूज की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं आपको कंप्लेनेंट की बात बताती हूँ कि एक ऐसे केस में मैं खड़ी थी जहां पर कंप्लेनेंट को प्राइवेट एडवोकेट लगाकर उस एंटीसिपेटरी बेल में मैंने ऑब्जेक्शन लिया था, और वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो है मैंने उसको बेल होने नहीं दिया और उसका बेल को मैंने रिजेक्ट करा, जिसके लिए उसको हाईकोर्ट भागना पड़ा था, ठीक है। तो लॉ जो है ना वो दोनों तरफ से होता है, आप ये बात समझ के चलो। जो मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी कि अभी बेल आउट हो जाता है, प्लीज ऑफ योर माइक्स, प्लीज ऑफ योर माइक्स, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ठीक है। अगर सामने वाला जो है छोड़ दो, मैं पूछ रहा मैडम कंप्लेनेंट कैविट भी फाइल कर सकता है ना मैडम? कंप्लेनेंट कैविट फाइल कर सकता है ना? तो केविट ही हुआ ना, वो एज गुड एज केविट ही होता है ना। केविट सिविल में आता है, यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिया जाता है, ठीक है। मैम अगर जैसे एंटीसिपेटरी, जैसे हमारा जैसे ये तो एंटीसिपेटरी का आपने बताया, वो वाला एक जजमेंट भी मैम इस पे पोस्ट कर दीजिएगा, बड़ा हेल्पफुल है जो आप बता रही हैं। और एक मैम जैसे हमारे उसमें हमने लिया है 15 दिन का, लिया है उसको मिली है एंटीसिपेटरी बेल मिली है 15 दिन की, और उसको हमें एक्सटेंड कराना है, तो हम उसको कैसे, अभी हमने मेडिकल ग्राउंड पे लिए तो उसको कैसे एक्सटेंड करा सकते हैं? आपको अगर एक्सटेंशन करवाना है उस चीज को लेकर, जी, फाइनल के लिए प्रेस करो, फाइनल के लिए प्रेस करो। मतलब नहीं समझी मैं। एक्सटेंशन के लिए आप फाइनल करोगे ना अभी, अगर इसके लिए आपको जो आपका समझो हेल्थ के ग्राउंड्स है, हेल्थ के इश्यूज है, ठीक है जी, तो विदाउट साइड ट्रैकिंग मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको अक्यूज के तरफ से उस चीज को फटाफट खत्म करना है तो आप बोलेंगे कि कोर्ट को कि मेरा तो प्रॉब्लमेटिक है कि मुझे 15 डेज तक है, उसके बाद तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर सकती है, तो आई मे बी हर्ड फाइनली एंड द मैटर खत्म कर सकते हैं आप। फाइनल एप्लीकेशन के लिए आप ये कर सकते हैं, अगर IO2 से नहीं आया, PP2 से नहीं आया, नो से करवाने के बाद में आप फटाफट से फाइनली आर्ग्यू करके आराम से बैठो। मैम लेकिन यहाँ पे जैसे ना तो सेशन सुनती है, अगर जैसे आईओ टाइम किल करते हैं, जैसे आपने बताया ना कि आपने मेरे उसको पास जजमेंट है जिसमें आप से नहीं दिया है, नो से करवा के उसके ऊपर आप इंटरम खा सकती हो। मैं आपको मुंह पे बोल रही हूँ, मेरे पास जजमेंट है, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड्स वो एक ऐसे। जजमेंट है, ये भी तो है मैम कि चार्जशीट अगर डिले है तो उसको संदेह के लाभ से तुरंत एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। क्या क्या क्या? अगर चार्जशीट में अगर डिले हो रहा है सबमिट करने में तो उस आधार पर भी उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। किसने ये आप लोगों को सिखाया है ना, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। मैम जजमेंट एक तो आप लोगों के जो प्रोसीजर्स है ना, प्लीज डू नॉट माइंड, क्वेश्चनिंग इज वेरी इजी, बट आपको प्रोसीजर्स ही अभी तक चार्जशीट में देरी हो रहा है तो एंटीसिपेटरी बेल दे सकते हैं। अरे एंटीसिपेटरी का बेल का चार्जशीट से क्या संबंध आता है? व्हाट इज उसका और उससे क्या संबंध है? आप पहले तो ये बात समझ के ले लो
कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द चार्जशीट एंड एन एफआईआर एंड एन एंटीसिपेटरी बेल, एंड एंटीसिपेटरी बेल का इंटरम, एंटीसिपेटरी बेल का फाइनल, एंड ऑल्सो द प्रोसीडिंग्स ऑफ द चार्जशीट। चार्जशीट के बाद में जो आप वहां पे बेल की प्रोविजन करते हो, दैट एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मुझे लगता है ना, मुझे आप लोगों को ना एक है ना मतलब पेपर और पेन लेके यहाँ पे बैठ के आपको पूरा ये बताना पड़ेगा, देन ओनली आई थिंक आपको समझ में आएगा। ये मैम देख लिया मैंने कॉन्सेप्ट ही लैपटॉप में, वो क्लियर नहीं है। रेगुलर बेल का था, सॉरी। रेगुलर क्या 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 ना रेगुलर मैम वो बेल भी रेगुलर बेल के अंदर ललित है। जी, हम बात यार आप मुझे बताओ, जी हम जी बिल्कुल एंटीसिपेटरी मैम, की कर रहे हैं, कंफ्यूज हो गया हम मैम, उधर बिल्कुल। रेगुलर बेल को लेके आ जाएंगे तो जी कैसे मैम चलेगा? कंफ्यूज हो गए मैम, सॉरी, हाँ मैं हाँ इसके लिए हाँ, सबसे क्षमा नहीं चाहूंगा। आप कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, मैं हूं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, उस चीज की कोई भी आप चिंता ना करें। पर मुझे अब ऐसे लग रहा है, आफ्टर ऑल आप सभी को सुनने के बाद है ना, जैसे मैंने प्राइवेट कंप्लेन को लेकर आपके साथ में एक पूरा केस डिस्कस किया ना, तो इट इज मस्ट आई शुड टेक वन पॉइंट कि आपके चार्जशीट को लेकर आपके जो कॉन्सेप्ट्स है, जो हमारे क्रिमिनल कॉन्सेप्ट्स है, उसको क्लियर करती हूँ अभी मैं। दैट इज अ बेटर ऑप्शन एंड रेमेडी टू मी, मुझे अब ऐसे लग रहा है। और रेगुलर बेल कब होती है, एंटीसिपेटरी क्या कब होती है, और हमारा जो हमारे बेल में जो प्रोविजंस है उसका हम कैसे यूज करेंगे, वो सब मुझे ना आप लोगों को सिखाना पड़ेगा। डिफॉल्ट बेल क्या होता है, उसके बाद मुझे लगता है आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। कलंदर साहब आप क्या बोलते हैं, क्या करूं मैं, सिखाऊं वैसे? सिखाना है। नहीं मैम, लेकिन अभी आप ये जो चार्जशीट पढ़ा रहे हैं मैम, इसके बाद ही तो ये सारे ऑप्शन आएंगे। क्या क्या कहा बाबा, एंटीसिपेटरी पहले आता है, एफआईआर वो पहले आता है, बाद में कैसे ऑप्शन आएंगे? चार्जशीट के बाद का जो ऑप्शन है वही तो है चार्जशीट ना, के बाद जो ये जो होगा। अभी आपने जो बोला ना मैम, रेगुलर बेल, इसका एंटीसिपेटरी आप पढ़ाना चाहें तो मैम ये इस सेशन के बाद में ले सकते हैं, पर नहीं अभी नहीं इसको नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे हम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। मेरा कहना क्या है कि आपके जो प्रोसीजर्स, जो नॉन प्रोसीजर्स में आप चल रहे हो ना, आई वांट टू क्लियर दैट एस्पेक्ट कि आपको पहले क्रिमिनल लॉयर होके जो हम लोग एक स्टैंडिंग लॉयर बनते हैं, तो उसमें आप लोगों को प्रोसीजर वाइज क्या मालूम होना चाहिए। मैं चार्जशीट तक आप लोगों को लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको चेंजेस बता रही हूँ। लेकिन अगर हम लोगों, जैसे मैंने आपको प्राइवेट कंप्लेन कैसे फाइल करते हैं फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड बताया ना, वैसे ही मैं स्टेट को लेकर आपको बताना चाहती हूँ। तो मुझे मैडम लगता है आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होंगे। मैडम ठीक है, हाँ। वो कंप्लेंट के फार पीपी रहता है, वो ऑब्जेक्शन करता है। आपका सवाल था, वो कंप्लेंट के फार एक प्राइवेट लॉयर भी जाकर वो एंटीसिपेटरी बेल को स्टॉप कर सकता है क्या? कौन से यस प्राइवेट, कौन से यस, प्राइवेट? इतना ही सवाल था। इतना ही क्वेश्चन था, कौन से प्रोविजन में? मैंने तो उस प्रोविजन को डाल के उसका ये किया ना, मैं तो बोल रही हूँ ना आप लोगों से। बट ऐसे हो जा रहा है ना कि यहाँ से जो कलंदर साहब मुझसे जो पूछा जाता है ना, तो वहां से मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको मालूम ही नहीं है एग्जैक्टली शुरू कहाँ से खत्म करना है और आगे कैसे बढ़ना है। मेरा सिर्फ इतना प्रॉब्लम है, बाकी और कुछ नहीं। पढ़ाने के लिए तो दूसरे टीचर्स जैसे पढ़ा रहे हैं, चलो ये है, ये है, पढ़ा के मैं खत्म कर देती, मैं आपको प्राइवेट की तरफ लेके ही नहीं जाती। मैं चार्जशीट की आपको ये जो ग्रेविटी है उसको बताती ही नहीं, और मैं आपको ये एंटीसिपेटरी का जो पूरा ब्रीफ जो मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ अप करके दे दिया कि शुरू कैसे होता है और एंड अप कैसे होता है, वो मैं करती ही नहीं। क्योंकि चार्जशीट पे आने से पहले जो पड़ाव आपको पूरे करने हैं उसकी खास जानकारी आप लोगों के पास है ही नहीं। इसलिए हम स्कूल को आए। तो इसलिए मेरा भी हम काम इसीलिए कलंदर आपके साथ साहब, जुड़े हैं। हाँ इसीलिए मेरा भी काम क्या है, आप लोगों को भटकाना नहीं, गलत रास्ता नहीं दिखाना। मेरा ये काम है कि आप लोगों को शुरू से एंड तक बताना। अगर मैं ये नहीं कर पाती तो मैं आई एम नॉट फिट टू बी, ऐसे मेरा मोडस ऑपरेंडी यही है कि एंड तक लेके जाना, लेकिन स्टार्ट मालूम नहीं है तो एंड तक जाओगे कहाँ? गड्ढा खुदा तैयारी कर रहे हैं। उसमें है भी नहीं करता है। बोर्ड का मुझे बड़ा बुरा लगा, वो हमारे बल्कि वो